मक्का गिरा रेबरेली के बाजार में, तो जहाँ गिरा है वहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमने खोया है, और डायरेक्ट सेलिंग से ही सारे सपने पूरे। हम लोगों के अचीवमेंट देखते हैं और उनका स्ट्रगल नहीं देखते। आप 18 महीने के करोड़पति हो। हाँ, 14 महीने में डायमंड, अगले 6.5 महीने में ब्लू डायमंड, अगले 8 महीने में ब्लैक डायमंड, अगले 11 महीने में रॉयल डायमंड, 16 महीने में क्राउन डायमंड और 21 महीने में एम्बेसडर। अरे आपने तो बहुत फास्ट ग्रोथ करी है विकास जी, और कुछ नहीं सोचा था करने के लिए। एक समय पर आकर आप वहाँ से नेगेटिव हो गए थे और बिल्कुल छोड़ चुके थे और घर बैठ चुके थे, तो फिर सपने का पूरे हुए वहाँ पर आपके? हम जब मेहनत करते थे और जब हमें ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती, टीम बनती जा रही थी, पीछे टूटती जा रही थी, तो जब इतनी मेहनत करने के बाद जब वो जीवन में कुछ दिखता नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि यार जब इतने से नहीं हुआ तो फिर होगा कैसे। जैसे जैसे टीम बड़ी हुई वैसे वैसे जो अनफेवर वाले लोग थे उन्होंने और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह की, लेकिन जिद ये थी करना तो है, कुछ भी करना पड़े। तो वो कॉन्फिडेंस दे गया एक बार कि यार इस काम को तो हम कहीं भी रह के कर लेंगे। इतना स्ट्रगल होता गया, उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया कि यार इससे ज़्यादा खराब सिचुएशन तो कुछ आएगी। और जब इतने में हमने इतना बड़ा नेटवर्क डेवलप कर दिया तो फिर तो हम। दोस्तों नमस्कार, लीडिंग लीडर्स के एक और पॉडकास्ट में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हर पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी भी क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है, मंजिलों को पाया है अपने मेहनत के दम पर, अपने जज्बे के दम पर। कहते हैं देश में कोई भी काम है, हर काम में लीडरशिप की आवश्यकता होती है और लीडरशिप के प्रिंसिपल और बेसिक सेम ही होते हैं। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक और लीडिंग लीडर का, जिनका नाम है मिस्टर विकास कुमार। विकास कुमार जी, लीडिंग लीडर के इस पॉडकास्ट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपने मौका दिया इस लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट में। विकास जी, वैसे तो आपका काफ़ी नाम सम्मान पहचान ऑलरेडी हिंदुस्तान में है। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन बहुत से ऐसे पहलू होंगे जिससे लोग रूबरू नहीं होंगे, जो आज इस पॉडकास्ट में उन्हें जानने को, सीखने को और समझने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि विकास सर आएँ और अपने बारे में वो जानकारियाँ दें जो उन तक आज तक नहीं पहुँची हैं। तो विकास सर, सबसे पहले बताइए आप रहने वाले कहाँ के? मैं मेरठ के पास एक गांव है छोटा सा कपसाड़, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई हैं और मैं बड़ा हूँ और एक मेरे से छोटा भाई है मेरा। छोटे भाई क्या करते हैं? अभी तो मेरे साथ ही काम करते हैं, पहले बाकी MBA करके वो MNC कंपनी में काम करते थे। अभी डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं? अभी डायरेक्ट सेलिंग। वाह। तो आपके पिताजी क्या करते थे? फादर मेरे किसान थे सर, और किसानी करते थे। उनके फादर भी किसान थे, मतलब कई पीढ़ियों से किसानी। अच्छा, आपका घर में फार्मिंग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है? जी जी जी। तो विकास सर, जैसे आप एक फार्मर के बच्चे हैं और आज इतने बड़े मुकाम हासिल आपने किया है, तो मैं थोड़ी जर्नी, आपकी बचपन की जर्नी जानना चाहता हूँ कि बचपन में आपको पढ़ाई लिखाई कहाँ मिली और कहाँ तक आप पढ़े? एक्चुअली मेरी बेसिक एजुकेशन तो गांव के पास में एक गांव था 3-4 किलोमीटर, तो हम पैदल जाते थे वहाँ पे। 5th तक की पढ़ाई वहाँ पे हुई। फिर कस्बा है सखोती, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 8 तक की पढ़ाई वहाँ पे की, और दोनों भाई क्या, हम फिर साइकिल दिला दी फादर ने। और एक्चुअली मैं चलाता था, कई बार झगड़ा भी होता था इस बारे में कि तू चलाएगा मैं चलाऊंगा। तो दूसरी साइकिल फिर हमने जिद नहीं करते थे, जब पापा की सिचुएशन देखते थे तो एक ही साइकिल से हम दोनों भाई जाते थे। 3 साल वहाँ पढ़ाई की 8 तक की, और फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। 10th तक की पढ़ाई मैंने गांव से की, फिर मेरठ में एडमिशन ले लिया मैंने 11th में। तो मेरठ में वहाँ कितनी पढ़ाई की? टोटल कितनी पढ़ाई की आपने? 12th तक। 12वीं तक पढ़ाई की? जी जी। तो आपने पढ़ाई 12वीं तक करने के बाद आगे क्यों नहीं की? एक्चुअली क्या, इसमें जब मैं फादर को देखता था तो अच्छा, पहले से वो माइंड में डाला भी गया था कि जॉब के लिए, और मैं भी सोचता था कि इतनी जल्दी हम जॉब में चले जाएं और कमाने लग जाए, क्योंकि पढ़ाई में एवरेज थे, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, मेरठ पढ़ते पढ़ते जब रिलेशन में कुछ लोगों ने कहा कि भाई भर्ती देख ले आर्मी की, तो मैं जस्ट ट्राई करने के लिए गया। मुझे ये नहीं पता था भर्ती हो ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी ली हुई थी, तो नोट्स वगैरह 3-3 ट्यूशन लग रहे थे। अच्छा, प्रेशर था पढ़ाई का, लेकिन ये था कि जॉब लग गई तो फिर इससे पीछा छूट जाएगा। तो मैं फिर भर्ती देखने गया, और मैं 8 दिन मैंने प्रैक्टिस करी थी दौड़ की, और मैं भर्ती हो गया। तो आपका जैसे सब्जेक्ट आपने बताया कि इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, तो पढ़ने में तो आप अच्छे थे। ये तो इतनी आसानी से तो 11th में नहीं मिलती है। जी जी जी। तो क्या डॉक्टर बनना चाहते थे आप? बायोलॉजी थी तो आप पे?
एक्चुअली क्या बस डॉक्टर क्या, वो एक मेरी ताऊ जी की बेटी थी, वो बीएससी कर रही थी बायोलॉजी से, तो उन्होंने ही पापा को फोर्स किया कि आप विकास का एडमिशन यहाँ दिला दो। और फिर मैंने ताऊ जी के साथ, ताऊ जी मेरठ में रहते थे, मैं उनके घर में ही रह के और मैंने एडमिशन फिर मेरठ में ले लिया। और बस ये था कि पढ़ तो रहे थे, लेकिन ऐसा था कि जॉब भी लगी तो और अच्छा हो जाएगा, फिर पढ़ाई से थोड़ा सा ठीक है मतलब जल्दी कमाने लग जाएंगे। फिर फादर की स्थिति देखते थे, मतलब वो तो ज़रूरतें तो थी। कमाने की जल्दी थी आप? हाँ हाँ, बस तो ये था। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रही बचपन में? मतलब घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी या मिडिल मिडिल थी या कमज़ोर थी? लोअर मिडिल बोल सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं रहा, लेकिन हाँ ज़रूरतें फादर ने जैसे भी करके पूरी करी। बहुत मेहनत करते हुए हमने फादर को अपने देखा है किसानी में, रात रात भर दिन दिन भर, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत। हम भी कभी कभी उनकी हेल्प कर दिया करते थे, अगर हमें टाइम मिलता था। मैं कभी जाता था मेरठ से या पहले भी, तो उनके साथ मैं भी ट्रैक्टर चलाना, ये करना वो करना करता था मैं। खेती करी है आपने? खेती की है थोड़ी बहुत। ट्रैक्टर था तो इसका मतलब तो आप अच्छे अच्छे किसान थे। हाँ मतलब ठीक ठाक थे, एवरेज, कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि बिल्कुल ही। लेकिन हाँ वो था कि मतलब लगता था कि फादर इतनी मेहनत करते हैं और हम क्या करेंगे। फिर ज़मीन तो फिर दो बटनी है, फिर फादर पे इतनी, तो फिर हम में दो दो भागों में बट जाएगी, वो भाई पे आ जाएगी, कुछ मेरे पे आ जाएगी। तो आगे की सिचुएशन फिर कैसे, तो इसलिए मगर चलो जॉब लग जाएगी तो अच्छा है। तो विकास जी, आर्मी आपकी चॉइस थी या चांस था? बाई चांस हुआ है? बाई चांस, चॉइस नहीं थी? चॉइस नहीं थी। हाँ दोनों था कि जॉब लग जाए, अब वो पुलिस में लग जाए या आर्मी में लग जाए। एक्चुअली किसान फैमिली में ज़्यादातर बस यही था शुरू से, जब हम देखते थे कई लड़के दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी के लिए, कोई पुलिस की प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ लग भी गए। तो बस ये था कि चलो कोई सी भी जॉब लग जाए, बस जॉब लग जाए। और कुछ नहीं सोचा था करने के लिए कि मैं पायलट बनूं, मैं तो इंजीनियर बनूं, आर्किटेक्ट बनूं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था? पहले बचपन में सोचते थे, पर धीरे धीरे जब एज होती है तो फिर वो कमाने वाला, फिर तो जल्दी, इतनी जल्दी हो जाए जॉब लग जाए, ये हो गया था अभी। तो आर्मी में बाई चांस गए हैं मतलब? बाई चांस, हाँ मतलब मुझे ये भी नहीं था कि भर्ती हो ही जाऊंगा। हम्म। मैं तो ऐसे ही बस, जो रिले मुझे मुझे याद है जिस दिन भर्ती थी उस दिन 12 बजे नाइट तक मेरे डॉक्यूमेंट रेडी हुए और सुबह मुझे खड़ा होना था भर्ती में। तो मैं तो देखने चला गया कि चलो हो गया तो अच्छा। पापा ने भी यही बोला कहीं ना कि भाई तू तू तेरे लिए थोड़ी है आर्मी की वहाँ वैकेंसी, 2-4 बार तो देखेगा सीखेगा क्या है, देख ले क्या लगता है। तो आर्मी में कितने साल नौकरी करी आपने? 16 साल, 16 साल 2 महीना। कौन सी कोर में थे आप? मैं राजपूत रेजिमेंट में। राजपूत रेजिमेंट में थे? जी। तो आर्मी के अंदर ऐसे कोई मोमेंट हैं आपके मेमोरेबल जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? कि आर्मी में जैसे आप गए तो क्या आपको पता था आर्मी में ये ऐसी ट्रेनिंग होती है, या जैसे गए थे आप नौकरी करने पैसा कमाने, कैसा लगा था जब शुरू शुरू में गए थे? एक्चुअली 2002 में मैं गया आर्मी में, और उससे पहले ज़्यादा बाहर निकले नहीं थे। 17 साल की एज में मैं भर्ती हो गया था। तो एकदम वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा, उस टाइम पे अंतर्देशीय चलते थे, लिफाफों का ज़माना था। तो मुझे याद है मेरे फादर चिट्ठी लिख के लिखवाते थे मेरी बुआ जी की लड़की से, और वो जब मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आती तो कई बार हम उसको पढ़ते थे बक्से में से निकाल के। एक ही चिट्ठी को? एक ही चिट्ठी को कई बार पढ़ते थे। फ़ोन वोन का ज़्यादा था नहीं इतना, फ़ोन में लाइन लगती थी, वो भी उसमें से अंदर से फिर हम निकल के, बड़ी मुश्किल होती थी जाना, वो पॉसिबल नहीं था, इतना ही टाइम मिलता था उसमें ही फिर टाइम क्लोज हो जाता था। तो बड़ा शुरुआत में बड़ा संघर्ष रहा, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे हम टिक पाए। अच्छा फिर ये था कि अब छोड़ के कैसे जाएं, फिर ये हो जाएगा भैया ये तो भगोड़ा हो गया? भगोड़ा हो गया। तो फिर कैसे भी करके भाई अब तो करनी है। वैसे आर्मी में लोग बड़े शौकिया जाते हैं, लेकिन जब वहाँ की स्ट्रिक्ट हार्ड ट्रेनिंग होती है और वहाँ का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, बहुत कम लोग टिक पाते हैं वहाँ पर। हाँ बड़ा कठिन फेज होता है वो। रात को 3-3 ही घंटे सोना, कभी मर्जी से हम अपनी सोए नहीं, सुबह उठना ही उठना है। अच्छा घर में पहले आराम से सोते थे, मम्मी पापा से बोलते थे अभी मत उठाओ अभी और सोने दो, और वहाँ गए तो फिर एकदम ऐसा। लेकिन आर्मी ना सही इंसान बना देते हैं इंसान। नहीं उसका फ़ायदा हर बिगड़े हुए को सुधार देती है आर्मी। जी 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 जी, उसका कोई फ़ायदा फिर कितना ही बिगड़ के जाए आर्मी में जाएगा तो सुधर के ही आएगा। जी जी जी। अच्छा ये बताओ, जब आप चले गए आर्मी में, नौकरी लग गई सब, अब तो घर में अच्छा माहौल बन गया होगा, भाई हमारा बेटा नौकर हो गया, तो फिर शादी भी होगी, कब हुई आपकी? बस मतलब जैसे ही भर्ती हुए तो फिर पता ही है गांव वाला, वो शादी वाले फिर पीछे है। तो कितनी कई जगह ट्राई बात चली। अच्छा ज़्यादा देर लग जाती तो फिर ये हो जाता कि पता नहीं इनको क्या चाहिए, शादी क्यों नहीं होती। 3 साल बाद फिर मेरी शादी हो गई थी, 5 में शादी हो गई थी। 20-21 साल की उम्र में आपकी शादी हो 21 गई? साल में शादी बहुत कम उम्र में शादी हो गई ना। हाँ 17 में भर्ती हुआ, 21 में शादी हो गई। आर्मी वालों की जल्दी होती है, आजकल के बच्चे तो 25-26 साल में शादी कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट जॉब का रहता है ना क्रेज, की हर आदमी को सरकारी
नौकरी वाला चाहिए, तो इस वजह से। तो आर्मी में कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? मैं पहली फर्स्ट पोस्टिंग ट्रेनिंग करी फतेहगढ़ फरुखाबाद के पास में, और फिर पहली पोस्टिंग हमारी जम्मू हुई, लेकिन यूनिट आ ही रही थी जम्मू से, तो मैं फाजिलका रहा पंजाब में, अहमदाबाद रहा, फिर लेह में भी रहा मैं कुछ दिन। लेह में रहे? हाँ, लेह में। लेह का कोई एक्सपीरियंस बताओ, कैसी ठंड होती है वहाँ, कितनी ठंड होती है? मतलब मैं 8 महीने रहा, और मेरा वहाँ का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ तो बाहर निकलते नहीं थे, बर्फ़ पड़ती थी परमानेंट। मुझे याद है टमाटर वो ऐसा हो जाता है जैसा, मतलब मार दो तो टमाटर नहीं फूट सकता, सर फूट जाए, अच्छा। इतनी माइनस में था। कारगिल के पास में है जगह वो, और एशिया की दूसरे नंबर की सबसे सर्दी वाला एरिया है वो। कितना ही टेम्परेचर होता है वहाँ पर? वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, रिकॉर्ड टेम्परेचर वहाँ पे 95 गया, बाकी 45-50 तो रहता है। -45? -45। तो कैसे ड्यूटी करते हैं वहाँ पर लोग? कैसे आर्मी का सोल्जर वहाँ ड्यूटी करता है? कैसे आप लोग मतलब बंद कमरे में ही रहते हो या बाहर भी रहते हो? ज़्यादा बाहर वाला सीन नहीं था, वो एक वो पोस्ट बनी हुई थी पक्की, उसमें वो सिगड़ी लगी हुई थी, पूरी रात वो जलती थी, 2-2 3-3 सॉक्स पहन के, वो बड़े स्नो वाले बूट पहन के। मुझे याद है 1 महीना मैं नहाया नहीं था। 1 महीना एक में? एक महीना लोग नहाते नहीं थे वहाँ पे, मतलब फौजी। तो 1 महीने बाद कैसे नहाते थे? बर्फ़ तोड़ के और उसमें गर्म करके, और फिर उससे फिर नहाते थे। ऑक्सीजन भी कहते हैं बहुत कम हो जाती है वहाँ पर? हाँ, वो क्लाइमेट के लिए फिर वो करते हैं, 4 दिन ट्रांजिट कैंप में रोकते हैं। अच्छा। और मुझे याद है कि जब ये एक रास्ता वो था जो सोनामार्ग से जाते थे लेह में, और जब वो बर्फ़ पड़ती थी तो फिर वो बाई एयर स्टार्ट हो जाता था, मतलब लेह ट्रांजिट कैंप में आके चंडीगढ़। तो मैं जब गया तो हैप्पो भी मुझे वहाँ पे हुआ। एक हैको और हैप्पो 2 बीमारी होती है। अच्छा, वो क्या होती हैं? क्लाइमेट सूट नहीं होता तो मतलब छाती में पानी भर जाता है। ओह। तो वो बड़ी सिचुएशन, उसकी फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली क्यों हुआ। वो बड़ा रियर केस होते हैं, मतलब जल्दी होता नहीं है कि आते काम तो नहीं करा दिया, क्योंकि कई दिन क्लाइमेट सूट के लिए रखते हैं। 8 महीने आपने वो मतलब वो जगह रहे हो जहाँ पर रहना एक मनुष्य के लिए तकरीबन असंभव है। जी। आर्मी वाले कैसे रहते हैं तो ये तो आर्मी वालों का जज्बा ही बता सकता है। कमाल की मतलब आर्मी वालों के अंदर ज़ील है कि विदाउट ऑक्सीजन -45 डिग्री में रहना और ड्यूटी देना। तो वहाँ खाने को भी बताते हैं, मतलब वो फूड क्या मिलता है? सारा कुछ स्पेशल, एक्चुअली वहाँ स्पेशल स्केल होती है आर्मी की, तो वहाँ पर टमाटर भी डब्बे में जाएगा, स्पेशल राशन ही मिलता है सारा। भूख भाग लगती है वहाँ, नहीं लगती? भूख कम लगती है वहाँ, खाने के लिए ज़्यादा होता है, भूख कम लगती है ना? भूख कम लगती होगी। नहीं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ऊपर वाले की दया से वहाँ का, पर जिनका रहा उनसे पूछने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो उसके बाद ले के बाद और कहीं कहीं पोस्टिंग भी रही? नहीं, फिर मैं एक्चुअली क्या कबड्डी टीम में था जब फाजिल का यहाँ पे, तो फिर सेंटर पोस्टिंग आ गई मेरी, क्योंकि मेरे चोट लग गई थी घुटने में, और मेरा ऑपरेट करना पड़ा घुटने को। फिर कंप्यूटर कोर्स किया मैंने वहीं पे, और मैं रिकॉर्ड ऑफिस में पोस्टिंग चला गया था सेंटर में। सेंटर कहाँ आपका? फतेहगढ़ फरुखाबाद। अच्छा, ये फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, हाँ, यूपी? यूपी। अच्छा, सेंटर में चले गए। तो आप कबड्डी भी खेलते थे? हाँ, कबड्डी टीम में था। किस पोजीशन तक गए हैं कबड्डी में आप? एक्चुअली बटालियन टीम में ही था, और अच्छा। तभी ब्लॉक लगा, तो मतलब मुझे पता भी नहीं चला जब चोट लगी। जब लास्ट सब शाम को गया मैं फ्रेश होने, तो मुझे लगा कि घुटना फोल्ड ही नहीं हुआ, मतलब एक झटका लगा, अंधेरा हो गया उस टाइम। तो तब से चोट लगी। फिर 1-2 साल चलाया भी ऐसे ही कि ऑपरेट ना करना पड़े, लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर मेरा ऑपरेट करना पड़ा इस घुटने को। एक आर्मी का जवान डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया? ये बड़ी इंटरेस्टेड है, मतलब तभी मुझे वो वाक़या याद है कि जब चोट लगी तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अब जॉब कैसे होगी, कैटेगरी, वो चोट लग गई। लेकिन उस टाइम पर मुझे भी फील होता था कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे था बड़ा, जब एक बार ढल गया आर्मी में तो फिर बड़े मन से, और चोट लगने के बाद ऐसा लगा कि यार चोट लग गई। लेकिन जब सेंटर गए, क्योंकि सेंटर नहीं होता, सेंटर में नहीं जाता तो शायद डायरेक्ट सेलिंग में मैं नहीं होता। अच्छा। तो आज मैं जब सोचता हूँ तो जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, जब घट रहा होता है तब तो लगता है बुरा। हाँ, तो बताओ, थोड़ा सा स्टोरी बताओ। हाँ, तो फिर मैं सेंटर में गया, तो वहाँ पे चोट लगने की वजह से आप सेंटर में भेज दिए सेंटर गए। में गया मैं, तो 2011 में एक सीओ साहब के ऑपरेटर थे, सुशील कुमार। उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया, बिजनेस नहीं बताया उन्होंने, कि भाई एक कोट पैंट 2 साड़ी आ जाएंगी, तो तेरे लिए कोट पैंट, भाभी के लिए साड़ी, और एक बिजनेस मिल जाएगा। मैंने घर में डिस्कस करा तो घर से बोला ठीक है, तो अच्छा है। और तब मैं ज्वाइन हो गया। काम करने का ऐसा कुछ था नहीं, ना इतना पता था कि इतना बड़ा काम होगा, बस ज्वाइनिंग ले ली। दोस्त के कहने से पैसे दे दिए? पैसे दे दिए बस। समझा कुछ नहीं? अच्छा, पैसे भी दिए, और पैसे दे के वो फोरम के पैसे दिए, और जैसे ही मैंने वापस आके बताया एक अपने दोस्त को जो मेरे साथ कंप्यूटर पे बैठता था,
उसने कहा तू कहाँ चक्कर में पड़ गया। हाँ, तो हमने कहा यार अब तो दे दिए मैंने पैसे, वो छोटा सा अमाउंट था, 350 रुपये उस टाइम होता था। तो बोला एक काम करते हैं, 10:30 बजे टी ब्रेक होगा तो उसको बुला और वापस लाते हैं पैसे। तो हमने फ़ोन किया कि यार टी ब्रेक होगा सर, मिलना आपसे। तो मैं गया उसके पास, मैं सर वो आपने तो नहीं दिए पैसे? बोला वो तो चले गए। तो मैं कहा चले गए, मैं कहा सर फिर और मत देना, और मैं भी नहीं दूंगा, और ये फालतू के काम है, मैंने बताया था इससे, और ये कह रहा कि मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ, ये सब कुछ होता नहीं है। तो लेकिन वो जो दो जिसने मुझे कराया था, वो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा भाई तू कर या ना कर मैं करूँगा, इतना कहा। तो दोस्त था, मैं कहा ठीक है यार ले एटीएम और मेरा भी कर देना, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। खासकर आर्मी में ऐसी होता है, इतना नहीं पता होता, वो जी, जी। दोस्ती में दे देते। हाँ फिर हाँ, उसके बाद एक्चुअली छुट्टी आया मैं, और वहाँ पे मेरठ में सेमिनार चलता था, बड़ी गैदरिंग हज़ारों लोगों की। वहाँ जाने के बाद जब मैं अचीवर को सुना, भीड़ देखी वहाँ पे, तब मुझे लगा कि यार ये तो दम तो है इस काम में, और अगर ऐसी ज़िंदगी हो सकती है तो फिर करना चाहिए। तो मैं जब छुट्टी गया तो मेरे अपलाइन काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे काम सिखाओ और अब इसको करेंगे हम मन से। मेरठ की गैदरिंग देखने के बाद, उससे पहले तो बस पैसे दिए बस और बस हाँ, प्रोडक्ट लिया, ठीक है दोस्त ने कहा तो भाई बस ज्वाइन हो बस गया। बस बस। क्या जर्नी है उसके बाद? अच्छा, मुझे आप अपलाइन नहीं चैलेंज कर दिया कि देख भाई विकास, तू जहाँ है वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ 2 महीने में, और दूसरा एक बंदा देखो इतना बढ़िया काम कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है सर आप काम सिखाओ, और मैं सुबह 6 बजे, एक्चुअली लाइन मेंबर था, बच्चे उस टाइम रखने रखे थे फौज में, 6 बजे अपलाइन के घर पहुंचा था संडे को। उनका ब्रेकफास्ट भाई मेरा आप बनवाना, मैं वहीं करूँगा, और मुझे काम सिखाओ। तो 3-4 संडे में मैंने पूरा प्रॉपर काम सीखा। उसका बेनिफिट बहुत मिला, क्योंकि फिर पोस्टिंग आ गई अपलाइन की, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई। फिर आपने काम किया? फिर काम किया, और वो कॉन्फिडेंस आता चला गया फिर। तो आर्मी में रहते रहते कैसे करते थे? वैसे भी लाइन मेंबर थे, फैमिली मेंबर, तो फिर भी थोड़ा बहुत निकल के कट मार लेते हैं, आपने कैसे काम बड़ा किया? ये बड़ी दिक्कतें हुई शुरुआत में जब स्टार्टिंग की, तो क्योंकि आपको पता ही है कि लाइन से बड़ा मुश्किल है काम करना, मैनेज करना। अच्छा, कुछ लोग फेवर में होते हैं, लेकिन कुछ लोग अनफेवर में भी होते अनफेवर में भी होते हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह की, फिर मैंने कहा यार फैमिली रखनी पड़ेगी। अच्छा, रखने की कोई प्लानिंग नहीं थी, बिजनेस के लिए मैं फिर वाइफ को लेके गया, और क्वार्टर अपना गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ के मैं सिविल सेंसन ली मैंने, कि लेट नाइट अगर 2 बजे तक भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्मी वाला जो टाइमिंग था वो तो मुझे जॉब में देना ही देना था। अब उसके बाहर मैं सो जाऊं या तो मैं काम कर लूँ, तो हम 2-2 3-3 बजे तक काम करते थे रात को? रात को। और सुबह फिर पीटी में 2 ही घंटे सोते थे? हाँ, 2-3 घंटे सोते थे। दोपहर को लंच टाइम मिलता था, उसमें भी हम जाके एक प्लान कर लिया करते थे, कि जैसे भी खाना भी नहीं खाते थे, प्लान करके आ जाते थे। मतलब फिर इतना मन से किया ना, मतलब बिल्कुल दिल से, इमोशन जुड़ गए फिर इस बिजनेस से। तो इमोशन जुड़ गए, तो फिर सपने का पूरे हुए वहाँ पर आपके? नहीं, सपने तो पूरे नहीं हो पाए। फिर एक्चुअली क्या, जब टीम बनी वहाँ पे, तो एक मोड़ ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त आया कि मेरी पोस्टिंग आ गई। अच्छा। मेहनत कर रखी थी बहुत ज़्यादा, और हमारा 400 लोगों का वेन्यू चलता था वहाँ पे। अच्छा, उसकी भी कहानी ये थी कि जब जैसे जैसे टीम बड़ी हुई, वैसे वैसे जो अनफेवर वाले लोग थे उन्होंने और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। तो हम हर संडे को अपना वेन्यू का एड्रेस चेंज करते थे, ताकि कुछ लोग सही। हाँ, हर संडे को अपना वेन्यू का एड्रेस चेंज करते थे। मुझे याद है जब कार की चाबी मुझे लेनी थी, वहाँ पे मैंने स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ली 30 जून 2013 को बिजनेस से। तो उस टाइम पे गाड़ी बड़ी चीज़ होती थी, आज तो नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम बड़ी चीज़ होती थी। तो मुझे चाबी, मेरे अपलाइन चाबी देने आए हुए थे, लेकिन उस टाइम पे एक बड़ा हो गया पंगा कि वो आ गए, और हम फिर, अच्छा हम होल भी ऐसा ढूंढते थे ताकि पीछे से निकल जाए, लेकिन जिद ये थी करना तो है, कुछ भी करना पड़े भाई, हम एक्स्ट्रा टाइम में कर रहे हैं, उसमें तो हम किसी को डिस्टर्बेंस तो कर नहीं रहे। और उसके बाद फिर पोस्टिंग, अच्छा टीम बनाई हमने बड़ी मुश्किल से। तो जब पोस्टिंग आई तो मुझे ऐसा लगा कि सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि भाई मैं नौकरी छोड़ूंगा। उस टाइम पे 11.5 साल की नौकरी थी। ठीक। जैसे ही मैंने वाइफ से बोला नौकरी छोड़ूंगा, तो वाइफ ने तुरंत अपने पापा को फ़ोन कर दिया। वाइफ ने, मतलब घर में एक ऐसा माहौल बन गया कि तुम नौकरी छोड़ोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगी। अच्छा, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसके फादर ने शादी तो गवर्नमेंट जॉब वाले से करी थी, और जब तक बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट आया नहीं था, स्ट्रगल ही था। तो बड़ा कई दिन खाना नहीं बना, बड़ी प्रॉब्लम हुई। रिलेटिव के फ़ोन आ गए मेरे पास जगह जगह से कि भाई दुनिया को मिलती नहीं है, तुझे मिल गई,
तुझे कदर नहीं है इसकी, देख लोग बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ परेशान है, नौकरी मिल नहीं रही। लेकिन वो समझ नहीं पाते थे, मैं समझता था। अब हुआ क्या, ये सारी सिचुएशन मेरा एक लीडर था, BS राजू नाम लूँगा, वो देख रहे थे सारा सिचुएशन, घर का माहौल। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर आप रहने दो, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा यार आप, फिर तो आपके घर में भी यही सिचुएशन होगी। बोला नहीं सर, जो गलती आपने की वो मैं नहीं करूँगा, फिर मैंने आपसे सीखा क्या, मैं घर बताऊँगा ही नहीं। तो उन्होंने फिर घर बताया नहीं और बोला मेरे बेटी का बर्थडे है, मेरे मम्मी पापा हैदराबाद से आएंगे, एक्चुअली हैदराबाद के रहने वाले थे वो, और मैं अपनी फैमिली को उनके साथ भेज दूंगा और हम बाद में छोड़ देंगे। तो मेरी जो कोर टीम थी जो हमारे, इसलिए मैं हमेशा मतलब आज भी प्राउड फील करता हूँ, एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया था मैंने 9-10 लोगों का, कि वो एक आवाज़ पे मेरी 3 बजे साथ खड़े होते थे हमेशा। तो हमने प्लानिंग कर ली, बर्थडे में गए हम, उनने घर भेजा, हमने रात को उनके क्वार्टर में, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे वो, और गाड़ी लगाई, पूरा सामान भरा, और हम सिविल में बाहर राजू सर को शिफ्ट कर दिया, उनके दोनों नंबर स्विच ऑफ करके। और सुबह फिर पेशी, बोला कहाँ है राजू, हमें क्या पता कहाँ है राजू। ये बड़ा एक मतलब याद आता यार है। वाह, रियली बड़ी मतलब आपके तो स्टोरी में बड़ा वो कहते हैं ड्रामा है, सस्पेंस है। सबसे पहली बात कि भाई आपने सोच लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूँ 11:30 में, आप नहीं छोड़ पाए तो आपके डाउनलाइन ने कहा सर आप छोड़ो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, एक को छोड़नी थी, एक को तो छोड़नी थी। अभी अगर वो नहीं छोड़ते तो मैं छोड़ता, चाहे वो घर मुझे कितना ही विरोध करे उसमें, अगर वो डिसीजन नहीं होता तो फिर मेरा होता ना। मतलब डायरेक्ट सेलिंग नहीं छोड़नी हाँ, थी। डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ये तो जीत थी बिल्कुल, कि डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़नी नहीं, चाहे हो जाए कुछ, चाहे एक आदमी को छोड़नी पड़े चाहे दोनों को छोड़नी पड़े, चाहे पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं डायरेक्ट छोड़नी। सेलिंग नहीं छोड़नी। वाह क्या जज्बा था। मतलब इतने इम्प्रेस हो चुके थे आप लोग इस डायरेक्ट सेलिंग से, और इतना भविष्य आपको दिख रहा था कि यहाँ पर हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। जी जी जी। इसलिए तो इतना बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत करी किसी ने। हाँ हाँ, एक्चुअली वो जो स्ट्रगल रहा ना शुरू का विदाउट अपलाइन के, तो वो कॉन्फिडेंस दे गया एक बार कि यार इस काम को तो हम कहीं भी रह के कर लेंगे। जब इस, अच्छा जितना स्ट्रगल होता गया उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया कि यार इससे ज़्यादा खराब सिचुएशन तो कुछ आएगी नहीं। और जब इतने में हमने इतना बड़ा नेटवर्क डेवलप कर दिया, तो फिर तो हम कितना नेटवर्क था आपका वहाँ? 8,500 लोगों का लास्ट नेटवर्क मेरा बना था वहाँ पर हाँ जी। कितना पैसा कमा लिया था वहाँ? 15-16 लाख रुपए आए थे, एक्चुअल बैलेंस था नहीं, 15-16 लाख रुपए आए थे। अच्छा कमाया था, पर वो आपके लिए तो बड़ी बात थी ना कि हाँ, बहुत बड़ी बात। नौकरी से तो आप पेंशन आते तो इतने पैसे आते। जी जी जी। उतने और उस पैसे आ टाइम पे गए। सैलरी भी कम ही हुआ करती थी, ज़्यादा सैलरी होती नहीं थी। तो फिर मैंने सुना है कि फिर एक समय पर आकर आप वहाँ से नेगेटिव हो गए थे और बिल्कुल छोड़ चुके थे और घर बैठ चुके थे। वो कब हुआ और क्यों हुआ? एक्चुअली जब इतना सारा हम जब मेहनत करते थे, और जब हमें ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती, तो जब इतनी मेहनत करने के बाद जब वो जीवन में कुछ दिखता नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि यार जब इतने से नहीं हुआ तो फिर होगा कैसे। और 2016 के आसपास में थोड़ा सा नेगेटिविटी आने लगी, होता हुआ दिख नहीं रहा था, टीम बनती जा रही थी, पीछे टूटती जा रही थी। दूसरा जो राजू सर जॉब छोड़ी थी वो भी फिर वेन्यू वहाँ पे भी गड़बड़ हुआ। फिर सर ने मूव किया जॉब के लिए कि मैं अब जॉब ढूंढ लूँ 15,000 रुपये की, और मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था। तो बहुत सारी सिचुएशन, अब कई बार ऐसा लगता था यार इतना बड़ा कैरियर लगा दिया, सर का भी लग गया, हमारा भी लग गया, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा आया नहीं जिस चीज़ के लिए आए थे। तो वहाँ पे फिर एक बार निगेटिविटी आई डायरेक्ट सेलिंग से कि शायद, और मैं ऑप्शन ढूंढने लगा। फिर मैंने लास्ट में फिर रीसेटलमेंट कोर्स किया आर्मी में कि चल भाई कहीं बैंक बुंक में जॉब लग जाएगी। मतलब फिर आपका डायरेक्ट सेलिंग से मन हट गया? मन हट गया, रिवॉल्वर का लाइसेंस मैंने बनवा लिया कि कहीं नहीं लगेगी तो चलो एक कहीं ना कहीं तो जॉब, तो एक ऑप्शन मतलब तलाशना शुरू कर दिया। डर लगने लगा डर लगने लगा, कि कामयाबी आएगी नहीं आएगी। हाँ बहुत ज़्यादा। तो फिर ये जब ये सब समीकरण रहे, तो जो आपके दूसरे जो जिन्होंने मित्र थे जिन्होंने नौकरी छोड़ी थी, उनका बिजनेस चल रहा था या वो कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली क्या, मैं अम्बाला पोस्टेड था, और वो धीरे 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 डाउन होता चला गया उनका बिजनेस। और क्योंकि वहाँ पे कुछ था प्रोडक्ट को लेके इशू, और हमें पता नहीं चला क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग पढ़ के नहीं आए थे, हमें तो जो सिखाया हमने वैसे ही जोर लगाया। तो लास्ट में मुझे ही किसी का फ़ोन आया कि भाई राजू छोड़ के चला गया। तो सर चले गए अपने घर हैदराबाद। तो दोबारा जो मेरे पुराने अपलाइन थे, जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तब उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं मना करता रहा। तो विकास जी, जब आपके मेन डाउनलाइन जो नौकरी छोड़ी वो हैदराबाद चले गए, आपने काम छोड़ दिया था और आप भी नया काम ढूंढने लगे, रिवॉल्वर का लाइसेंस बनाया, रीसेटलमेंट कर लूँ, बैंक में लग जाऊँ, फिर दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए?
वो बोला जाता है और मैं आज इसको फील करता हूँ, क्योंकि हमने मेहनत इस कदर की थी कि मेरे जो अपलाइन थे उनको शायद ऐसा लगता होगा, और उन्होंने मेरे से कई बार बोला भी, अभी भी बोलते हैं, यार मुझे ऐसा लगता था कि यार विदाउट बड़ी इनकम के इतना ज़्यादा स्ट्रगल अगर किया है इस इंसान ने, तो अगर यहाँ आ जाएगा तो बहुत बड़ी इनकम, क्योंकि यहाँ तो इनकम आ रही है, तो फाड़ देगा फिर। तो वो मुझे लगातार कॉल करते रहे, और वहीं से मुझे किसी ने बताया कि राजू तो घर चला गया गाँव कौन में। अपलाइन थे आपके जो कॉल कर रहे थे? शिव कुमार सर थे। अच्छा, शिव कुमार जी आपको कॉल करते रहे। जी जी। तो आप कहते थे करूंगा? नहीं नहीं, मैं मना करता था, मगर नहीं अब नहीं होगा सर, अब नहीं करूंगा अब नहीं डायरेक्ट सेलिंग। करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा यार विकास जी, हमारे ऊपर डिसीजन लिया था, राजू सर ने जॉब छोड़ दी। अच्छा, उनका फ़ोन उठाते नहीं थे राजू सर, बहुत ज़्यादा वो भी नेगेटिव हुए, गवर्नमेंट जॉब छूट गई। फिर हुआ क्या, मुझे किसी ने बताया कि वो गांव चले गए, तब मैंने उनको कॉल किया 1 साल बाद, जब सर ने मुझे पॉजिटिव कर लिया। पॉजिटिव कर लिया? हाँ, पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव करने में कितना समय लगा टोटल? 1 साल लगा। 1 साल? वो हर 15-20 दिन में मुझे एक कॉल जरूर शिव करते थे। कुमार जी भी कमाल का फॉलो अप करते हैं। वाकई में शिव कुमार जी ने बहुत सारे लोगों के बहुत फॉलो अप करके उनका जीवन बदला है। जी जी जी। तो अच्छा, उस टाइम पे मैंने भी फिर स्टार्ट कर लिया, तो मैंने राजू सर को कॉल किया, तो सर ने कहा कि सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। नहीं, पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, क्यों स्टार्ट किया आपने? यहाँ क्या लगा आपको एसलीपीएस वेलनेस में? नहीं लगा कुछ नहीं, अभी तो सारी चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगा कि यार राजू सर छोड़ के चला गया, तो चल राजू सर से एक बार बात करता हूँ। तो राजू सर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, 1-1.5 घंटा लगा राजू सर ने, और मैंने कहा कि क्या करोगे? तो राजू सर ने कहा सर 15,000 रुपये की जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ, लग जाएगी, मेरी बात चल रही है। तो मैंने कहा 15,000 रुपये की जॉब, यार हम तो ऑलरेडी जॉब इतनी बड़ी करके आए हैं, अब हम 15,000 रुपये की जॉब करेंगे? तो बोला सर घर वाले इस काम के लिए मुझे अलाउ नहीं करेंगे, तो यहाँ भी एक बड़ा इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं अभी जॉब कर ही रहा हूँ, उस टाइम पे बिल्कुल पेंशन आने वाला था। तो कितना 15,000 रुपये की ढूंढ रहे हैं आप? बोला हाँ। तो मैं कहा एक काम करना, 5,000 तो खर्चा हो जाएगा आपका, 10,000 दोगे घर? बोला हाँ। तो बोला उनको ये बोल दो कि मेरी जॉब दिल्ली लग गई, और इस बात की गारंटी है मेरा बिजनेस चले या ना चले, 10,000 रुपये आपके जीवन में 1 तारीख को आपके घर में पहुंच जाएंगे। अगर ये विश्वास आपको है मेरे ऊपर तो आ जाओ। बोला आप पे है, अपने पे नहीं है, लेकिन आप पे है। बोला ठीक है, परसों का रिजर्वेशन कराओ, शिव कुमार सर बनारस में हैं, उनसे मिलो, पहले तो ये चेक करना उनकी इनकम आई या नहीं आई। चेक करना? हाँ, चेक करना। और गाड़ी ओडी ले ली थी सर ने, वो उन्हीं के नाम से है या किसी और के नाम से? अच्छा, अभी डाउट में हो आप? इतने मतलब इतने ज़्यादा वो रहा ना स्ट्रगल, तो इतने ज़्यादा नेगेटिव थे। तो गाड़ी चेक करना, तो राजू सर ने तीसरे दिन का रिजर्वेशन कराया, बनारस पहुंचे, तो मुझे अपडेट कर ही रहे थे लगातार, मैं कनेक्टिविटी में था। बोला मिल गए सर। अच्छा, शाम को फिर बैठे होंगे तो बाद में मुझे कॉल किया, बोला सर 11 महीने में 97 लाख रुपए सर को आए थे इस कंपनी से। तो बोला हाँ, पे आउट तो है 97 लाख का। गाड़ी? बोला गाड़ी भी सर के नाम से ही है। तो बोला अब क्या करूं? मगर यार आप पुराने लोगों से जाओ, एक बार मिलो जो हमारे साथ थे। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया पुराने लोगों ने, क्योंकि छवि एक ऐसी होगी लीडर की, बेचारा, और जब बेचारा हो जाता लीडर तो फिर कोई साथ देता नहीं है। तो फिर मैंने उनको कानपुर शिफ्ट किया, और वहाँ से नए सिरे से हमने टीम डेवलप करी, नए सिरे से टीम बनानी शुरू की। पुरानी टीम नहीं है? पुरानी टीम बाद में जब अचीवमेंट आया तब आई। अच्छा, पुरानी आ गए लेकिन बात? हाँ, सब आ गए अभी तो। अब सब आ गए? हाँ, 1-2 तो अभी भी आ रहा है। अच्छा। अचीवमेंट के पीछे लोग आते हैं, सही बात है, रिस्क लेना कैरियर का, फ्यूचर का सवाल होता है। अच्छी बात है कि लोग बिना जाने और बिना प्रॉपर समझे रिस्क नहीं लिया उन्होंने, सही बात है। उन्होंने जब देखा कि भाई रियली में यहाँ ग्रोथ है, एक अच्छा सिस्टम इन लोगों को मिला है, अच्छी कंपनी मिली है, और तभी आना चाहिए था। लेकिन अब आए हैं तो पॉजिटिव होकर आए होंगे, अच्छा काम कर नहीं, अब मुझे मतलब इस बात की सेटिस्फेक्शन है और इस बात की संतुष्टि है कि जितने लोगों ने मेरा वहाँ पे स्ट्रगल किया था, बहुत सारे साथ दिया था रात दिन, आज सारे अचीवर हैं, सारे अचीवर, बढ़िया अचीवर हैं। राजू सर भी ओडी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कहाँ एक टाइम खाने का, और आज इतना बड़ा, सारे अचीवर हैं। अब मैं एक बात बोलता हूँ कि एक बात बोली जाती है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो जहाँ गिरा है वहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमने खोया है, और डायरेक्ट सेलिंग से ही शायद वो सारे अचीवमेंट हमारे, फिर सारे सपने पूरे हुए हैं। तो विकास सर, जैसे पुराने कंपनी में आप टूट चुके थे, आप बता रहे हो हार चुके थे, तो यहाँ आके फिर वो ऊर्जा, वो जज्बा कैसे लाए अपने अंदर? एक्चुअली वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक डर तो था कि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा पहले हुआ है, तो फुल फोर्स लग नहीं रहा था। मुझे याद है मैं पेंशन आके, तो मुझे 13.5-14 लाख रुपए मिले थे पेंशन, जो फंड वंड होता है हमारा इकट्ठा। तो मैं लोअर टी शर्ट पहनता था और प्लॉट देखने निकल जाता था। अब कंडीशन ये होती थी कई बार, क्योंकि लाइफ तो हमने, बड़े सपने तो बड़े थे,
तो जहाँ हम प्लॉट देखते थे वो पैसा अलाउड करता नहीं था, उतने पैसे थे नहीं। और जहाँ पसंद आता था वो मतलब जहाँ पसंद आता था वहाँ पे पैसे नहीं थे, और जहाँ पैसे थे वहाँ पसंद नहीं आता था। तो बड़ा फिर एक ट्रेनिंग थी। और आपको याद होगा एलएलटी हुई थी 2018 में, जून मई जून का टाइम था, बनारस में आप गए थे। मैं गया। हाँ, तो उस एलएलटी में जब मैं बैठा ना तो वो सारी चीज़ें मुझे फिर रिमाइंड होगी जो पहले स्ट्रगल था। और फिर आप हैं, फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार अब शुरू करता हूँ। अच्छा, फिर और पॉजिटिव मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अमित सर जो मेरे यहाँ अप्लाई ने डायरेक्ट, उनसे पूछा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो आपकी फ़्लाइट थी, तो सर ने कहा कि यार सर जा रहे हैं और आप पीछे गाड़ी में बैठ जाना। अब मैं गाड़ी में बैठ गया पीछे, तो वहाँ कुछ बात करी तो आपने मुझे पहचान लिया, पूछ लिया भाषा से, लैंग्वेज से कि यार भाई कहाँ का है, तो मैंने कहा मेरठ का। तो फिर गाड़ी में बात हुई, फिर हम एयरपोर्ट पे 1 घंटे का डिफरेंस था फ्लाइट का, आपकी पहले थी मेरी बाद में थी। तो वहाँ पे मैंने सारी आपको स्टोरी थोड़ी सी अपने बारे में बताया, तो आपने एक चीज़ बोला था मेरे से और मुझे हमेशा याद आता है कि भाई विकास देख, जो काम किया तूने उसे तो जीरो कर देना, उसे तो भूल जाना और नए सिरे से स्टार्ट कर। ये वादा है एसएलपीएस वेलनेस में पेंशन का एटीएम भी अपनी वाइफ को दे देना, तुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रियल मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर मैं वहाँ से आने के बाद सब की चीज़ साइड, और फिर मैंने फोर्स लगाना शुरू करा। और जैसे ही फोर्स लगाना शुरू करा तो पुरानी चीज़ें सारी याददाश्त आती गई, मेहनत तो की थी और फिर अचीवमेंट की लाइन लगी। अच्छा, वाइफ को एटीएम दे दिया होगा तो सुरक्षित होगी हाँ, ना? वो भी सेफ हो कि वो गई। पहली बार बेचारी रिस्क जोन से आई है। हाँ पहला डर और फिक्र उसमें है कि पति नौकरी छोड़ रहा था, इधर बिजनेस ही खत्म हो गया, बर्बाद हो जाते। हाँ, और उस टाइम भी वाइफ ने लगातार कि आपने रिसेटलमेंट कोर्स किया कंप्यूटर से, आप बैंक का फार्म भर दो, ये भर दो। अच्छा, यहाँ एसएलपीएस में आने के बाद भी? जब आया था, जब बिल्कुल आ ही रहा था, उसके बाद फिर तो अचीवमेंट आता गया। अच्छा, भाई ने भी बीच में कि वो एमएनसी में जॉब करता था यहाँ नोएडा, तो उसने कहा कि भैया मेरी कंपनी में एक बढ़िया वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, बस थोड़ी इंग्लिश ठीक कर लेना अपनी और बस लेक्चर देना 1 घंटा डेली सुबह और 60,000 रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ये अच्छा ऑफर है एक फौजी के लिए, लेकिन सपने मेरे बड़े थे। मैं कहा यार नौकरी कर ली एक, अब नौकरी तो करेंगे नहीं, कुछ अपना बिजनेस करेंगे। जब तक एसएलपीएस का भी कुछ था नहीं। तो उसके बाद 2 महीने फिर मैं जब आया वहाँ से बनारस से ट्रेनिंग लेकर, तो फोर्स जब लगा मेरा, उसके बाद तो फिर जीवन तुरंत चेंज, मतलब 14 महीने में मैं डायमंड बन गया था यहाँ पे। कितने महीने में? 14 महीने में डायमंड। सिर्फ 14 महीने में? 14 महीने में डायमंड। वाह! ब्लू डायमंड कितने में बने? अगले 6 महीने में। मतलब आप 18 महीने के करोड़पति हो हाँ, एसएलपीएस में? 14 महीने में डायमंड, अगले 6.5 महीने में ब्लू डायमंड, अगले 8 महीने में ब्लैक डायमंड, अगले 11 महीने में रॉयल डायमंड, अगले 16 महीने में क्राउन डायमंड और 21 महीने में एम्बेसडर। अरे बाप ने तो बहुत फास्ट ग्रोथ करी है विकास जी, रॉकेट की तरह। वो है ना कि वहाँ पे विदाउट इनकम के इतना स्ट्रगल हुआ और यहाँ इनकम आती गई तो और फोर्स, फिर वो मेहनत है ना लगी नहीं, क्योंकि उसके साथ अचीवमेंट आ रहा था। तो पहली जब आपने अचीवमेंट प्राप्त करी, वो किस रूप में आपको लगा कि यार आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में जिस सपने के लिए आया था, जिस कैरियर के लिए आया था, कब महसूस हुआ कि हाँ यार अब सब सही हो रहा है और सब सही होगा? जब मैं अपनी मर्सिडीज कार लेके गया, 11.5 महीने मैंने कार ली। 11.5 महीने में? 11.5 महीने मैंने गाड़ी ले ली थी मर्सिडीज, एसएलपीएस में आने के बाद? एसएलपीएस में। सिर्फ 11.5 महीने में गाड़ी ले ली जी आपने? जी जी। कमाल कर दिया आपने तो उस दिन कैसा फील हुआ? मतलब बहुत, उस दिन तो एक वो कई सालों का सपना पूरा हुआ था वो। अच्छा, उसके पीछे कितनी सारी मेहनत थी। याद आए वो सारे दिन स्ट्रगल, भाई वो फतेहगढ़ की स्ट्रगल, लद्दाख के दिन, बहुत और बहुत 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 याद आया। नेगेटिव होना, नौकरी छोड़ने के लिए पूरे घर में पंचायत होना, ये सब होना। हम ऐसा मतलब वो तो स्ट्रगल इतने याद आए कि जब हमें लंच टाइम मिलता था तो उस टाइम पे, क्या पुराना टाइम था तो फ़ोन पे गूगल पे ये होता नहीं था, तो डीडी बनती थी, फिर वो स्लिप हम मेल करते थे कंपनी को। तो कई बार पैसे हमारे पास आ भी जाते थे, जमा नहीं होते थे, जमा होने के लिए फिर हमें 2 घंटे या तो लंच छोड़ो फिर, क्योंकि बैंक में खड़ा होना पड़ता था लाइनों में। उस टाइम लाइन लगती थी बैंकों में, अभी तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल गया। अब ये बताओ, आपके परिवार का फुल पॉजिटिव सपोर्ट कब हुआ है? पापा का, मम्मी का, वाइफ का खासकर, कि हाँ जी आप करो, आप डायरेक्ट सेलिंग जम के, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं? एक्चुअली क्या है कि मुझे एक चीज़ समझ में आती है सर, कि मेरा फादर किसान, मेरी मदर किसान फैमिली से हाउस वाइफ, मेरी वाइफ हाउस वाइफ, तो
जब मुझे मर्सिडीज़ भी लेनी थी तब भी मैंने घर में डिस्कशन नहीं किया कुछ भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे ये क्लियर पता था कि बिजनेस में अगर किसी का मुझे डायरेक्शन चाहिए वो मेरा अपलाइन का चाहिए, क्योंकि मेरा फादर बिजनेस का डायरेक्शन, क्योंकि किसान, अगर मैं किसान नहीं करता, खेती करता, तो शायद फिर मैं उनसे पूछ के हर चीज़ करता, पानी कब लगाना है, कब बोना है। और माँ मेरी हाउस वाइफ थी और वाइफ भी मेरी हाउस वाइफ थी, तो बिजनेस में 100% जो डिसीजन रहे ना वो मेरे अपलाइन के रहे हैं। नहीं, वो फेवर में कहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। फेवर में वो आ चुके हैं, अभी भी नहीं आए? नहीं, अब तो आ गए। हैं? अब तो या पूरे फेवर में, अब तो पापा बड़े प्राउड फील करते हैं। अच्छा। बड़ा प्राउड फील। अभी मैं लास्ट में होली पे 1-2 घंटे के लिए घर पे गया था, तो मम्मी बोल रही कि भैया विकास, पापा तेरा नाम लेते रहते हैं, मुझे कौन गाड़ी में घुमाता, मैं तो बसों में धक्के खाता। अच्छा। हाँ, तो अभी कोई काम होता तो मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, पापा कुछ भी करना होता तो वो मतलब लगता है कि इस दिन के लिए हमने शायद और डायरेक्शन। वाइफ? वाइफ भी पॉजिटिव है। वाइफ को भी एक गाड़ी ले रखी, ड्राइवर छोड़ रखा कहीं अरे जाना। वाह, वाइफ को गाड़ी दे दी। हाँ। मतलब आप अपनी वाइफ को कभी एटीएम देते हो, कभी गाड़ी देते हो, कभी ड्राइवर की। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं हो जाना। हाँ, मगर भाई बिजनेस में मुझे इंटरफेयर नहीं चाहिए, बिजनेस में मुझे डिस्टर्ब मत कर। कितनी गाड़ियां ले ली ऐसी आपने? मैंने लाइक टोटल अगर मिलाऊं तो 6 गाड़ी ली मैंने यहाँ से। कितनी? 6। 6 गाड़ियों का फ्लीट है आपका भी? जी जी। तो कुछ दिन पहले मैं अनुज शर्मा जी से मिला था, तो उनसे पूछ रहा था, उनका भी बड़ा फ्लीट है मुझे लगता है। उसके बाद फ्लीट आप ही का सबसे बड़ा है। 6 गाड़ी बस। लास्ट गाड़ी अभी ली है BMW एक्सन, वो तो ऐसे ही ले ली मजे मजे में। मेरे से कोई पूछता है कि भाई सर आपने BMW क्यों ले ली जब आप पे ऑलरेडी इतनी बड़ी कार थी, तो मगर मैं गया शोरूम में किसी से बात करने के लिए, मुझे फीचर्स समझ में आए और इसी एक दिन के लिए काम किया था। कोई भी गाड़ी ले लो। कभी भी ले लो कुछ भी। एक पहले तो आप एक फौजी, फिर एक डायरेक्ट सेलर, और फिर ये आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी कि आज आप चलते चलते गाड़ी उठा लेते हो, वो भी BMW, मर्सिडीज जैसी। ये देश के लिए, यूथ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना पोटेंशियल है, और डायरेक्ट सेलिंग एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। कितनी गाड़ियाँ अभी आपके पास? अभी मेरे पास लगभग 4 गाड़ी हैं। 4 गाड़ियाँ हैं। 4 4 गाड़ी पहली पुरानी वो 10 साल हो गए, वो तो वो पुरानी थी। हाँ। पहली वाली। 4 गाड़ी मेंटेन करते हो? हाँ, 4 गाड़ी। ड्राइवर कितने हैं? ड्राइवर एक PA है, एक ड्राइवर है। अरे वाह। तो PA ड्राइवर भी कर लेता है, बाकी एक प्रॉपर ड्राइवर है। अच्छा, मतलब दो, एक तरह से दो हाँ। ड्राइवर का स्टाफ और पीए भी बना रखा है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। डायरेक्ट सेलर आज क्या लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो पूरे गांव गांव में पूरे में सम्मान उम्मान होता होगा, चारों तरफ ही लोग जानते होंगे। हाँ हाँ, अब तो जानते हैं। कई बार ऐसा मुझे बताते हैं, जैसे कहीं अगर कोई प्लान देता है और मैं फिर बाद में उससे मिलता हूँ, तो वो बताता है कि मैंने फ़ोन किया था आपके गांव में कि ये सही है क्या, ऐसा कोई है विकास कोई गांव से, तो वहाँ से फिर पॉजिटिव। मैं कहा यार तू चल ठीक है, लेकिन जब अचीवमेंट आता है तो कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ अनफेवर में होते हैं। अच्छा तूने फेवर वाले के पास कॉल किया। अनफेवर में कर लिया तो शायद पता नहीं क्या बताता। हाँ, और कुछ भी बता, तेरी ज़िंदगी ख़राब होती ना, हम तो बन गए, लेकिन तुझे वो बरगला देता कुछ भी। अब जो है वो है। घर लिया? हाँ, घर बहुत शानदार। मैंने लगभग आज कीमत 5.5-6 करोड़ की होगी। अच्छा। हाँ, 6 करोड़ का घर है हाँ, आपका? प्लॉट लेके प्रॉपर बढ़िया घर बनाया। उसमें स्विमिंग पूल भी था जब बनाया था, अभी तो बंद करवा दिया। थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा था, और नहीं तो सारा कुछ, सारी फैसिलिटी। सपनों का घर बनाया हो। सपनों का घर, बिल्कुल। सपने पूरे हो रहे हैं विकास जी के, ये जी कह जी सकते हैं। जी सर। तो विकास सर, बहुत सारी बातें मैंने आपसे पर्सनल पूछी और आपने बिल्कुल खुल के जवाब दिए, बिल्कुल हंसते हुए सारी अपनी जर्नी बताई। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ, बातें जानना चाहता हूँ, जिससे आप का एक्सपीरियंस और इतनी मेहनत करके जो अचीवमेंट आपने प्राप्त की है, तो बहुत एक्सपीरियंस भी आपको हुआ होगा, जिससे कि एक डायरेक्ट सेलर को जानने को मिले कि विकास सर जैसा बनना है तो उसे क्या करना होगा। तो पहला मेरा इसमें सवाल ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, बहुत सारे, मैं इनकमिंग बहुत ज़्यादा है पर अचीवर बहुत कम है। और कुछ लोग मतलब कुछ पैसा भी कमा लेते हैं, कुछ रैंक भी 2 4 5 रैंक, कोई 2 रैंक, कोई 4 रैंक, 5 रैंक, इवन 6 रैंक पे भी छोड़ जाते हैं पाने के बावजूद भी, और फिर दोबारा कभी नहीं आते। और जबकि आप तो अचीवर भी बने, अचीवर मतलब बहुत ही कम अचीवर बने, 10-15 लाख कमाए, फिर 1 साल बैठे और फिर दोबारा आके यहाँ इस्टेब्लिश अपने आप को कर लिया। तो इन लोगों को क्या सलाह देंगे आप कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद क्या करना चाहिए उन्हें, और ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ऐसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो उन्हें मिला, इतना बड़ा रास्ता, उससे एकदम से भटकना नहीं चाहिए। ये क्यों भटकते, पहले तो आप ये बताइए, और कैसे नहीं भटकेंगे पहले ये बताइए। एक्चुअली क्या भटकते इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों के अचीवमेंट देखते हैं और उनका स्ट्रगल नहीं देखते। जितने भी लोग हैं, जैसे मैं कभी काम करता था, मुझे याद आता है, तो ये जितना भी स्ट्रगल था, तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरे अपलाइनों ने और ज़्यादा स्ट्रगल, और मैं जानता था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज भी मैं ट्रेनिंगों में बोलता हूँ कि यार एक सिंगल व्यक्ति ऐसा बता दो
जिसने अपने जीवन में विदाउट स्ट्रगल आगे बढ़ गया हो। अब पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि मैं बिना स्ट्रगल आगे बढ़ जाऊं, वहाँ पे वो गड़बड़ कर देता है, वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाता है, कुछ और करने के चक्कर में पड़ जाता है। और ये एक मैसेज है, और ये एक इससे भी हम सीख सकते हैं कि मैं एक बार छोड़ रहा था तो जो 6 साल का जो मेरा स्ट्रगल था, एक्सपीरियंस था, वो सारा ख़त्म था। और दोबारा जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो वो जो पूरा 6 साल का वो सारा यहाँ पे काम हो गया, एक एक चीज़ मेरी कामयाब होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो फिर ये इतनी बड़ी टीम लीडिंग नहीं होती। मतलब आप ये कहते हो कि जो यहाँ पर आने के बाद उसे स्ट्रगल करनी है या सेक्रीफाइस करने है, मेहनत का हो, आने जाने का हो, रहने खाने का हो, भाग दौड़ है, जो जज्बा है, कहीं ना कहीं वो इजी वे में चाहते हैं, बस वो उतना देना नहीं चाहते और लेना यहाँ से सब कुछ चाहते आसान तरीके से, मतलब चाहते कि, जबकि आसान तरीके से तो जीवन में कामयाबी बहुत ही कम, और बहुत ही कम क्या मैं बोलूँ, किसी को भी नहीं हैं। मिलती। जी जी जी। उसके लिए कुछ ना कुछ तो गंवाना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो हम बोलते हैं ना कि जब हम पहुंचने वाले होते हैं अपने, तो ऊपर वाला क्या पूरा ठोकता पीट, मतलब दे पूरा छलनी में छानता है पूरा, यार ये अचीवमेंट देने लायक है क्या। तो जब होने वाला होता है तो कई लोग बस वहीं से बैक हो जाते हैं, और अगर थोड़ा सा और लगा देते तो शायद। क्या सलाह देना चाहोगे आप एक डायरेक्ट सेलर को कि भाई लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, घबरा मत, डर मत? मेरी तरफ से एक ही सलाह है कि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम किया जाए, और 100% पेशेंस के साथ। कहीं भी जाके पेशेंस आपका जवाब ना दे, और कहीं भी जाके छोड़े ना जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। क्या लगता है कितने साल लग जाते हैं एक डायरेक्ट सेलर को एक अच्छी सी ज़िंदगी जब उसे दिखने लग जाती है कि हाँ भाई अभी अच्छी लाइफ आने वाली, क्या लगता है आपके हिसाब से कितने साल लग जाते हैं? लगभग 7-8 साल का तो सफ़र, मतलब 7-8 साल तो लगते हैं एक बढ़िया ज़िंदगी, लग्जरी ज़िंदगी जी। एक अच्छी लाइफ लेने में 7-8 साल लग हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। तो लोग तो यहाँ पर 7 महीने में दम तोड़ देते हैं। हाँ, तभी तो उनको फिर अचीवमेंट नहीं आ पाता, वो भटक जाते हैं अपने, कोई डाइवर्ट कर देता है कि भैया तू मेहनत। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर, मैं किसान का बच्चा हूँ, मेरे पास में बहुत बड़ी पूंजी नीति लगाने के लिए, और मेरी एजुकेशन मैंने पहले बताया 12th में कर रहा था, तो एवरेज था मैं पढ़ने में। एक अब एक पार्ट बनता है कि मेहनत, और अगर आप वहीं से भागने लगे तो जीवन में फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मेरा सबसे बड़ा है कि भाई मेहनत कितनी भी करनी पड़े, अगर मेहनत करके सारी खुशियाँ आ सकती हैं, अचीवमेंट आ सकता है, तो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। होता क्या है, वैसे मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब एक व्यक्ति जीवन की नींव डालता है, जैसे घर की नींव एक व्यक्ति डालता है और जीवन की नींव डालता है, तो जो ग्राफ होता है ना वो नीचे की तरफ जाता है। घर की जो नींव डलती है वो खड्डा खोदता है और नीचे की तरफ डलती है। इसी तरह ज़िंदगी की नींव जब डलती है तो आदमी के पास एकदम से इतना प्रेशर आता है, एकदम से इतनी सारे सेक्रीफाइस मोड आते हैं कि वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को जिसे कामयाब होना है, जो चाहता है मुझे कामयाबी मिले, कि सबसे जब नींव डलती है तो ग्राफ नीचे जाता है और सबसे ज़्यादा पैसा नींव में लगता है। सरिया हो, सीमेंट हो, समय हो, मेहनत हो, बिल्डिंग फटाक से बनती है। बिल्डिंग नींव डालने में मैंने देखा 6-6 महीने लग रहे हैं बड़ी बिल्डिंगों के, और पहली मंजिल 1 महीने में बन रही है। ज़िंदगी की नींव जब डली, मैं आया किसी धंधे में, आज भी कोई डायरेक्ट सेलर या किसी भी धंधे में, तो शुरू में जो घंटे मेहनत होंगे, आपके भी होंगे, रातों रातों दिन दिन मेहनत, शुरू में नींदें खोनी, शुरू में खाना खोना, भूख खोनी, घर छोड़ना, इधर उधर जाना, वो हर बंदा झेल नहीं पाता। उसको लगता है यार मेरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई। उसे ये नहीं पता कि कुछ दिनों की बात है, बस ये एक बार नींव डल जाए फिर मंजिल तेरी बनती चली जाएगी। तो ये तो किसी ने कहा है कि भाई जब नींव डालोगे तो ग्राफ नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन बहुत जब अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। हाँ, जब बिल्कुल। नींव डल जाएगी तो ग्राफ फटाक से ऊपर जाएगा। तो एक संयम रखना है नींव डालने तक, और एक डायरेक्ट सेलर की नींव जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो डलती है ब्लू डायमंड के लेवल तक। जब तक उसके अकाउंट में करोड़ रुपए नहीं आ जाते, उसको 24 घंटे में 24 मिनट भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तू कामयाब हो गया। ब्लू डायमंड बनने के बाद उसकी कामयाबी प्रैक्टिकली शुरू होती है। बिल्कुल सही। छोटा सा मैंने ऐड किया जी आपके जी साथ। जी जी जी। विकास सर, आप तो अपने बारे में बताइए कि आपने ऐसे कौन सी 5 बातें, 5 रूल्स अपनाए जिनसे आज आप मानते हो कि यार मैं इतना फास्टेस्ट एम्बेसडरों में से एक हूँ? सबसे पहले तो विजन, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर विजन बहुत बड़ा था मेरा, इसलिए जब विजन इतना बड़ा था तो सेक्रीफाइस लगा ही नहीं कभी। इसके बाद 100% पॉजिटिव। तीसरा कंसिस्टेंट, मैं कहीं भी कभी भी, मैंने जब यहाँ स्टार्ट भी किया तो मैंने कभी भी 1 घंटे का भी गैप नहीं किया। इसके बाद आपका हार्डवर्क आपका होना चाहिए, और अपलाइन के प्रति 100% समर्पित। ये 5 चीज़ें अगर एक इंसान कर ले। दोबारा बताएंगे एक बार? सबसे पहला विजन, विजन, इसके बाद 100% पॉजिटिविटी, 100% पॉजिटिव रहना चाहिए, कंसिस्टेंट,
रोज काम करना चाहिए रोज लगातार, लगातार, एक विदाउट एक घंटा भी गैप के। गैप के, इसके बाद हार्ड वर्क होना चाहिए। हार्ड वर्क के से डरना नहीं चाहिए। हाँ, लास्ट समर्पण अपलाइन के प्रति। ये 5 चीज़ें अगर एक डायरेक्ट सेलर कर ले अपने जीवन में, कोई मतलब रोक ही नहीं सकता उसको कामयाब होने से। विकास सर, आपकी बात तो देखो माननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही इतनी स्पीड पे है और फास्टेस्ट एम्बेसडरों में से एक हो आप, तो आपकी बात तो सहमत होना पड़ेगा मुझे भी और जो लोग इसे देखेंगे उनको भी, कि जो विकास सर कह रहे हैं वो तो 100% सही होगा, क्योंकि उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। तो विकास सर, आप ये बताइए कि एजुकेशन का कितना महत्व है डायरेक्ट सेलिंग में? जो हमारा सिस्टम होता है, जो एजुकेशन देता है, उसका महत्व है या ये सिर्फ मोटिवेशन से भी चल जाएगा? नहीं नहीं सर, बहुत बड़ा महत्व है इसका, बहुत बड़ा महत्व है। और कई बार, क्योंकि आज इस लेवल पे होके भी मैं कई बार जब एनालिसिस करता हूँ, जितने भी लोग कामयाब हैं, स्पीड अच्छी है, किसी की स्पीड नहीं है, तो जब मैं पाता हूँ तो जो लीडर सिस्टमेटिक है, 100% एजुकेशन को फोकस करता है, 100% सिस्टम को फोकस करता है, उसकी ग्रोथ, जो अनसिस्टमेटिक इंसान है उसकी ग्रोथ में धरती आसमान का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, कई लोग फेल भी हुए, और मैं जब फिर उसकी जर्नी देखता हूँ, यार ये काम कैसे करता था, इसका तरीका क्या था। जो कामयाब हुआ, जिसकी स्पीड अच्छी, उसका भी मैं तरीका देख रहा हूँ। तो जो 100% सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम की बताई हुई सारी बातों को, जो एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है उसको अपने जीवन में उतार रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है और वो कामयाब हो रहा है मतलब सिस्टम को जो फॉलो कर रहा है फुल्ली। फुल्ली। हाँ जी। विकास सर, कई बार लोग सवाल करते हैं कि सर ये जो ट्रेनिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, एक बार अटेंड कर लिए वही ट्रेनिंग होनी है, फंक्शन में वही सब कुछ होना है, तो एक बार बहुत है, साल में 4-4 6-6 फंक्शन, 4 में 6-6 ट्रेनिंग हम क्यों अटेंड करें? क्या बताना चाहेंगे उनको आप? एक्चुअली क्या है, जैसे हमें जब भूख लगेगी तो दोबारा खाना पड़ेगा, ऐसे ही जब शरीर की खुराक अगर खाना है तो माइंड की खुराक एजुकेशन है, मोटिवेशन है, माहौल है। तो जब नींद आती है तो दोबारा सोना पड़ता है। ऐसा तो नहीं एक बार सो के हम फिर अगले दिन हम काम कर ले, जब थक रहे हैं तो फिर सो के फिर दोबारा एनर्जी। और मैं तो 100% आज तक मैंने जीवन में कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कोई फंक्शन छोड़ा नहीं। और मुझे याद आता है सर, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो जब मेरी 40 50 70 लोगों की टीम बनी, तो जब ज़्यादा पूरे पॉजिटिव भी नहीं थे और पूरे नेगेटिव भी नहीं थे, तो मैं छोड़ रहा था। रात को 11 बजे फ़ोन आया मेरे अपलाइन का मेरे पास कि विकास जी एक फरीदाबाद में ट्रेनिंग है, और मैंने कोई इफ़ बट नहीं किया। मेरी 6 बजे मैंने सकौती से ट्रेन पकड़ी, मुझे यहाँ गाज़ियाबाद वैशाली मेट्रो स्टेशन पर आना था, यहाँ से बस थी होटल की। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे जब मैंने अचीवर्स को सुना तो फिर दोबारा से एनर्जी मिली। और यहाँ दोबारा फिर आपकी ट्रेनिंग मैंने बताई अपने इंटरव्यू में, जब आपने मुझे से वहाँ 2-4 मिनट के लिए बात हुई। LLT में जब मैं गया तो जो सारी चीज़ें मैं भूल चुका था, थक रहा था, हार रहा था, मुझे ये लगता था कि यार कैसे काम करेंगे, हम किसको बताएंगे, मतलब वो धुंधला हो गया था सब कुछ। और जैसे ही वो ट्रेनिंग से आने के बाद फिर लोग भी मिल गए, फिर लिस्ट भी बन गई, फिर अचीवमेंट भी आ गए। तो मैं तो 100% बोलता हूँ कि आपको अगर इस बिज़नेस में कामयाब होना है, आप ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, छोटी हो या बड़ी हो, जहाँ आपका अपलाइन है वहाँ आपका होना ही बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। मतलब आपने बताया कि सक्सेस पानी है और माइंड को हमेशा सक्सेस के प्रति प्रेरित रखना है, तो माइंड की खुराक है ट्रेनिंग एंड फंक्शन। बहुत बढ़िया विकास। विकास सर, ये बताइए डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर की कामयाबी में कितना महत्व रखता है? बहुत बड़ा महत्व रखता है, और प्रोडक्ट ही सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि हम तो मारे हुए इसी चीज़ के थे। बाकी तो मेरी स्ट्रगल से ये समझ में आ गया होगा कि हमने सक्सेस के लिए क्या नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में रिजल्ट ही नहीं दे रहा था। और पे आउट भी होना चाहिए, मैं मानता हूँ पे आउट भी हमारा तो अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट और पे आउट एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। क्योंकि आज मार्केट में जब हम जाते हैं तो कई केस ऐसे हैं हमारे आज क्रिटिकल कंडीशन में जहाँ प्रोडक्ट रिजल्ट है, लोग प्रोडक्ट जब प्लान देखते हैं तो नेगेटिव, और जब प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है तो पॉजिटिव। वहाँ उल्टा हुआ, जब प्लान देखता था बंदा पॉजिटिव, लेकिन जब प्रोडक्ट लेता था तो नेगेटिव। तो 2 महीने उसको समझाने में लगते थे कि भाई तू प्लान देख। अब मैं समझता हूँ मार्केट में हर इंसान की नीड पैसा कमाना नहीं हो सकता। कोई 10 लाख में सेटिस्फाइड है, कोई 5 लाख में, कोई 2 लाख में, लेकिन प्रोडक्ट हर इंसान की नीड है। तो वहाँ ये 100% हमारा फुलफिल हुआ यहाँ पे, और इसीलिए इतनी बड़ी ग्रोथ मेरी जीवन में आई, क्योंकि प्रोडक्ट का अल्टीमेट रिजल्ट है हमारे। आप ये मानते हो कि प्रोडक्ट का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है एक डायरेक्ट सेलर की कामयाबी? जी जी जी, राइट। बहुत बड़ा। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। बिना प्रोडक्ट के अगर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वैसे भी हमारी इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि मैन टू मैन इंडस्ट्री, एक आदमी दूसरे को बताए, रेफरेंस दे। रेफरेंस, हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा भैया, अगर प्रोडक्ट आपने गलत दिया और आपके रिजल्ट नहीं आया, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके रेफरेंस तो नेगेटिव गए ना मार्केट में। जी जी जी।
पॉजिटिव रेफरेंस कब जाएगा? जब अच्छा प्रोडक्ट होगा, अच्छा बंदे को प्रोडक्ट। अच्छा लगेगा, तब बताएगा अरे भाई उस कंपनी का प्रोडक्ट ले लो। डायरेक्ट सेलिंग कोई करे ना करे, पर प्रोडक्ट से हर आदमी संतुष्ट होना चाहिए। हर कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक बड़े प्रतिष्ठित रैंक पे, एम्बेसडर पे, क्या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट का यूज़र एक डायरेक्ट सेलर को होना चाहिए? 100% होना चाहिए, क्योंकि वो मैच हो जाता है पॉजिटिविटी इंटरनल। एक आप बनावटी बोलो और एक आप अंदर से बोलो। जब आपने 100% प्रोडक्ट यूज़ किया है और उसका रिजल्ट लिया है, तो आप बिल्कुल टेबल ठोक के बोल सकते हो कि भाई मैंने यूज किया और तू भी कर। मतलब ज़बरदस्ती भी दे दोगे उसको अगर आपने यूज किया। और अगर आपने यूज़ नहीं किया तो फिर बनावटी बोल रहे हो आप। तो ज़रूर 100% पहले खुद को ही होना चाहिए। मैं कई प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मेरे बैग में भी अभी भी सीता के सेक भी पड़ा होगा, तुलसी भी पड़ी होगी, डेंटोडोक हमेशा रहता है। तो कई प्रोडक्ट मैं हमेशा कैरी करके चलता हूँ। और सबको होना चाहिए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले क्या यूज़ फ़ायदा करना। होगा इससे? इससे मतलब एक अंदर से पॉजिटिव आवाज़ निकलेगी, क्योंकि मैंने रिजल्ट ले लिया, मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली प्रोडक्ट को। दूसरा, जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो प्रोडक्ट हम बोला अच्छा सर भी यूज़ कर रहे हैं, तो लोग ऑलरेडी इसको फिर यूज़ करेंगे। मतलब हर व्यक्ति को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के यूज़र होना हंड्रेड चाहिए। परसेंट हाँ। अब ये बताओ कि जब एक व्यक्ति जाके प्रेजेंटेशन देने जाता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन दिखाने जाता है कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और इन प्रोडक्ट के साथ कर रहा हूँ, तो उसको प्रोडक्ट साथ में रखना ज़रूरी है या वो सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन फोल्डर लेके जा सकता है? नहीं, बहुत ज़रूरी है अगर प्रोडक्ट हो तो, क्योंकि इंडिया में हमारा जो कल्चर है, इसात दे इसात ले। अगर प्रोडक्ट आपके पास होगा तो उस टाइम पे डिमांड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक प्रोडक्ट हमारे हैं जो डेली नीड के हैं। तो अगर प्रोडक्ट आपके पास है तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो दे के ही आ जाओगे। तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट हमेशा कैरी करके ही चलना चाहिए। अच्छा, प्लान तो हम बेच नहीं सकते। एक मतलब ऐसा बंदा हमारे साथ जो नया जुड़ता है, तो वो सेल्समैन तो है नहीं, उसे पता नहीं क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी। जैसे कोई इंश्योरेंस बेचता है तो उसमें एक्स्ट्रा स्किल होती है। कोई मार्केटिंग करता है, कोई अकाउंट खुलवाना हमारे पास आया तो उसके पास कुछ ना कुछ वो ट्रेंड होता है। ट्रेंड हो। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट दिखा के वो दे सकता है कि भैया तेरा ये यूज है, साबुन ले ले, डेंटोडोग ले ले, तुलसी ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो प्रोडक्ट कैरी करके चलेगा तो वो जहाँ भी जाएगा, जिस घर में भी जाएगा, वो 100% कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो देकर आ ही जाएगा। वैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट लेके जाना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके और भी कई फ़ायदे होते हैं। हमारे ना, हमने देखा होगा जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो आम वाला आम काट के खिला देता है, केले वाला अमरूद वाला अमरूद काट के खिला देता है, आम और सेब वाला सेब। तो जब हम थोड़ा सा खाते बोले यार बड़ा मज़ा, 2 किलो पैक कर दे। तो एक प्रोडक्ट को दिखाना और एक टच एंड फील कराना और साथ में डेमो करना और टेस्ट करना, तो आपकी सक्सेस की और आपकी सेल्स की गारंटी है कि आप हर घर से कोई ना कोई एसपी लेके बिल्कुल बिल्कुल, आओगे ही आओगे। बहुत अच्छी बात है। और ये कई बार हम सोचते हैं कि जब मार्केट में कहता है कि कुछ सैंपल, तो हम एक डायरेक्ट सेलर नहीं उसको ना डेमो दे के दिखाता ना सैंपल। जबकि आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, आम वाला अगर हम जाएंगे तो काट के तुरंत, अच्छा वो आम तो खराब ही गया उसका, लेकिन वो रिक्वायरमेंट है, उस बिजनेस की नीड है। तो हमारे बिजनेस में भी अगर हम डेमो करके दिखा दें तो और अच्छा हो सकता है, बहुत करना चाहिए। मैं ये करना कहता हूँ कि हम लोग अपॉर्चुनिटी सेलर नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट सेलर है विद अपॉर्चुनिटी। जी जी। कि हमारा प्रोडक्ट अपने आप में ही अपॉर्चुनिटी है। जब हमारा प्रोडक्ट सेल होता चला जाएगा, सेल होता चला जाएगा, तो हमारा हर एक डायरेक्ट सेलर करोड़ों अरबों रुपए अपने आप ही कमा लेगा। हम प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट अच्छे बनाएंगे, वो अपने आप अपॉर्चुनिटी खींच के लाएंगे। तो मैं ये कहूँगा आज के इस पॉडकास्ट में कि आपने इतनी शानदार अचीवमेंट प्राप्त की है, और ये आपका भी मानना है और मेरा भी ये पर्सनल मानना है कि प्रोडक्ट के बिना घर से ना निकलें। हर घर में प्रोडक्ट लेके जाएं, वो दिखाएं, टच एंड फील कराएं, डेमो कराएं, और हर घर से कुछ ना कुछ लेके आएं, क्योंकि हर घर में कंज्यूमर है, डायरेक्ट सेलर नहीं है, नहीं नेटवर्कर सर, नहीं मैं है। अभी एक जगह बैठा था एक लीडर के साथ में, तो उसकी एक टीम है, तो उसमें महिलाएं हैं आंगनवाड़ी वाली। तो अब वो सेल्समैन नहीं है, लेकिन मैं तो मतलब दंग रह गया जब उन्होंने फिगर बताए कि 3 महीने में वो 4,000 SP का प्रोडक्ट सेल कर देती है, वो पूरा ग्रुप। वो प्रोडक्ट लेकर जाते हैं घर घर, प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वो कोई अपॉर्चुनिटी सेल करते, कोई प्लान सेल नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते वो ग्रुप पूरा। 3 महीने में 4,000 SP, जबकि एक अच्छा बंदा नहीं कर पा रहा। तो मतलब बड़ी चीज़ है। नहीं, वो आएगा भी। बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्लाइंट को, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट से जोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो आज भी अपनी गाड़ी में प्रोडक्ट रखता हूँ, आप भी शायद अपनी गाड़ी में प्रोडक्ट रखते होंगे,
और हमें खुद प्रोडक्ट के बिना बाज़ार में हम नहीं जाते, तो हमारे हर डायरेक्ट सेलर को ये समझना चाहिए कि अगर बड़ी अचीवमेंट लेनी है तो आपको प्रोडक्ट के साथ ही बाज़ार में जाना होगा और आपकी टीम भी प्रोडक्ट के साथ ही बाज़ार में जाए। ये एक बहुत बड़ा लेसन है हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के डायरेक्ट सेलर के लिए जिनके प्रोडक्ट में दम है। दम। दूसरा विकास जी, मैं वैसे आपको छुपा रुस्तम ही कहूँगा कि आपने बड़ा चुपके से आए 2018 में और फटाक एम्बेसडर रैंक कर लिया, मतलब पता ही नहीं चला कब में कर लिया। आपकी टीम की आज तक कोई क्रॉस लाइनिंग रिपोर्ट नहीं आती, आपकी टीम में अनडिसिप्लिन कोई रिपोर्ट नहीं आती, मतलब ये पता ही नहीं चल रहा आपकी टीम ऐसे कैसे चल रही है। तो क्या तरीका है आपका कि इतने साइलेंटली आप काम करके इतनी बिगर अचीवमेंट इतने कम समय में प्राप्त कर लेते हो, पता ही नहीं चलता कहाँ टीम चल रही है, कैसे चल रही है, बस फिगर आते ये हो गया ये हो गया। क्या बना रखा है पूरी टीम को आपने? एक्चुअली बस ये ऊपर वाले का कुछ आशीर्वाद समझ लो, या तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में आती है शुरू से कि टीम में अगर अच्छे संस्कार दोगे, मतलब जहाँ संस्कार होंगे वहाँ आकार बड़े होंगे, जहाँ संस्कार नहीं होंगे वहाँ आकार कभी बड़े हो नहीं सकते। तो हमेशा मैं खुद ही, जब कोई क्रॉस लाइन का मैं खुद चेक करता हूँ कि भाई तुम अपना करो, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हम क्यों करें क्रॉस लाइन किसी की, डिस्टर्ब हो, वहाँ भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना टोटल, और चल नहीं सकता। तो 100% जो कंपनी की गाइडलाइन है, कंपनी के डायरेक्शन है, 100% मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूँ। हमेशा हर ट्रेनिंग में मैं ऐड करता हूँ, भाई कुछ गलत मत करना, ये डायरेक्शन है, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा अगर आप इससे अलग जाओगे, मैं तुम्हारे सही में साथ हूँ बस। मतलब आप गलत चीज़ों को अपने लालच के लिए भी एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं कर सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। आप अपने डिसिप्लिन से समझौता सर नहीं करते? मुझे जब सही करके इतनी बड़ी स्पीड है तो मैं गलत क्यों करूँ? सही बात है। सही बात है, जब मैं इतनी स्पीड पे यहाँ पहुँच गया तो गलत ना करके सही करके, तो गलत चीज़ों से बचना चाहिए। अब विकास सर, ये जो आपकी स्पीड है, इतनी स्पीड पे आप यहाँ तक पहुँचे, ये भी बता दो कि आप कितने दिन घर से बाहर रहते हो और ऐसी स्पीड के लिए एक डायरेक्ट सेलर को कितने दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा? लगभग महीने में 28 दिन। 28 दिन आप बाहर रहते हो अभी भी? अभी भी मैं एक्चुअली क्या, जैसे खुद ही जनरेट कर लेता हूँ। जब जब मुझे कहीं लगता है कि यार मेरे 2 दिन, ये 3 दिन फ्री हैं, तो मैं कहीं ऐसे सेंटर पर चला जाऊँगा। अभी मैं सुन रहा था एक, और मैं बड़ा प्रेरित हुआ। हमारे देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि यार लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है कि हम प्रेशर ना बनाएं कि तू कर। अब वो करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, तो जहाँ कम वहाँ हम, मतलब वहाँ हमें जाना चाहिए। तो मैं ऐसे छोटे छोटे सेंटर पर जाता हूँ जहाँ पे मैं आज भी प्लान फॉलोअप करके सेल निकालता हूँ, और अगर मैं 2 दिन जाता हूँ और मैं 8-10 सेल निकाल के आ जाता हूँ तो उस लीडर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा 100% वो आपका हर जीवन में फॉलोवर रहेगा, वो हमेशा इस चीज़ को मानेगा कि जब मेरी धंधा चल नहीं रहा था, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा था, तो सर ने आके मेरा साथ दिया। मतलब अभी भी आप जाके एसपी जनरेट करते हो? जी सर, आज भी छोटे छोटे स्टेशनों पर जाते छोटे हो? छोटे। मैंने एक चीज़ सीखी है जीवन में, जब डॉक्टर अपना जीवन में बेसिक काम नहीं छोड़ता, वकील अपना बेसिक काम नहीं छोड़ता, एक डायरेक्ट सेलर बेसिक क्यों छोड़ देता? जिसने हमें इतना बड़ा बनाया, और अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे, आप जीवन में कभी भी गिरोगे नहीं, आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले तो 28 दिन जैसे आप घर से बाहर रहते हो तो घर से ऑब्जेक्शंस नहीं आते वाइफ के, बच्चों के? ऑब्जेक्शन आते ऑब्जेक्शन आते हैं, और ये बड़ा तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि कई बार अब वाइफ बोल देती है, एक टाइम ज़रूरत थी पैसा, लेकिन आज तो पैसा भी आ गया, कि अब क्यों भाग रहे हो आप, और अब थोड़ी काम है आपका, अब तो घूमने के लिए जाते हो। अच्छा, फिर मैं मजाक मजाक में बोल देता हूँ कि भाई हमने काम ही घूमने वाला पकड़ रखा है। अच्छा, तो ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाते हैं? हाँ, अब हैंडल हो गए, वो आदत लगने वाली बात है ना, अब उनको आदत है कि भैया। दूसरा फिर मेरा अपने आप में कंपटीशन रहता है, कुछ मेरे को लाइन हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, तो मैं साइलेंट होकर, लेकिन मेरा है कोई ना कोई कंपटीटर, और इसलिए मैं भागता हूँ। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, सारे ऑब्जेक्शंस जो है ना, इनका सॉल्यूशन ये होता है, जब यही आपकी वाइफ और बच्चे स्विट्ज़रलैंड घूमने जाएंगे या बहुत अनदर कंट्रीज़ में जाएंगे, और जब ये वो हैपनिंग लाइफ जिएंगे ना, तब कहेंगे यार वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। नहीं, अब तो मेरी वाइफ भी अब बोलने लगी, बीच में थोड़ा सा रहा था, लेकिन अब बोलने लगी। बेटी को बोलती है कि पढ़ ले पहले, तू भी अपने पापा के साथ ही लग जाना। अच्छा। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में मैं बता रहा हूँ कि ये स्ट्रगल तब तक रहता है, घरों के ऑब्जेक्शन तब तक रहते हैं क्योंकि हम जी रहे हैं, वो नहीं जी रहे हमारे साथ। जी। लेकिन जिस दिन वो हमारे साथ बाहर घूमेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, 10-20 कंट्री घूम लेंगे ना, जब वो आपसे कहेंगे कि वाह क्या काम करके दिखाया आपने, क्योंकि अभी तक ना उन्हें लगता है कि बस पैसे ही आ रहा है, ज़िंदगी नहीं जी रहे।
तो मैं ये सलाह दूंगा, जब लोग एम्बेसडर बन जाएं, रॉयल एम्बेसडर बन जाएं, तो साल में कम से कम 10 दिन की छुट्टी लें और 10 दिन की छुट्टी में 2-4 कंट्रियाँ घुमा के अपने परिवार को लाएं, तो उनको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी पॉजिटिविटी उनके परिवार में। जी जी जी। तो विकास सर, आप 2011 में डायरेक्ट सेलिंग में आए, 2025 से 14 साल का आपका ये सफ़र, जिसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं, अप डाउन्स भी हैं, अचीवमेंट्स भी हैं, फेलियर्स भी हैं, स्ट्रगल भी रही है, पारिवारिक हो, सांसारिक हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। जाते जाते एक संदेश ऐसा डायरेक्ट सेलरों को देके जाएं कि जो आप स्ट्रेटजी बताएं और जो संदेश आपका हो उसको फॉलो करके सब लोग आपकी तरह एम्बेसडर बन जाएं। बहुत सारी बातें हुई गई, बस यही है कि लगातार आप अपने लक्ष्य के प्रति डेली काम करें, और कम से कम जीवन में जब हमने जॉब करी तब भी हम घर से बाहर रहे, तो बिजनेस के लिए घर से बाहर क्यों नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जहाँ धंधा वहाँ बंदा, मैंने कहीं सुना है और शायद आपने बोला है कई बार ट्रेनिंगों में, तो वो मैं हमेशा अपने जीवन में फॉलो करता हूँ। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो, जब तक आप उस तक ना पहुँच जाए, जब तक पागलपन की हद तक उस पर काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, पैशनेट रहे, पैशनेट रहें, रुके ना, थके ना। हाँ बस। तो बहुत मज़ा आया विकास सर आज आपके साथ बात करके, और अनसुने वो पहलू हमें जानने को मिले, और ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देखेंगे उन्हें भी जानने को मिलेंगे। और बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है, और मैं तो कहूँगा स्ट्रगल भरी भी है, इंस्पायर्ड भी कर रही है, मोटिवेशन भी दे रही है, और एजुकेशनल भी है कि ये कैसे कैसे आपने इस सफ़र में यहाँ तक ये कामयाबी और ये मंजिल आपने हासिल की। तो जाते जाते एक रैपिड फायर राउंड में आपके साथ करना चाहूँगा, आपके बारे में कुछ पर्सनल जानना चाहूँगा। आपकी पसंदीदा कार कौन सी है? मर्सिडीज। आपका पसंदीदा डिश क्या है? दाल। 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 पसंदीदा कलर कौन सा है? रेड। आपकी पसंदीदा जगह हिंदुस्तान में घूमने की कौन सी है? गोवा। गोवा पसंद है आपको। विदेशों में आप सबसे अच्छी कंट्री किसको मानते हैं जो घूमना पसंद करेंगे? दुबई। आप वेज है नॉन वेज है? वेज। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कैटरीना कैफ। फेवरेट एक्टर? अजय देवगन। और सिंगर? नेहा कक्कड़। मूवी कौन सी ऐसी आपने देखी जो आज तक आपको सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग मूवी लगी हो? बागवान। बागवान। अरे वाह, जो माँ बाप की सेवा उसमें दिखाई है ना। हाँ। यहाँ से पता चलता है कि आपका नज़रिया कितना बेहतर है, आपकी सोच कितनी अच्छी है कि आपने उस मूवी का नाम लिया जहाँ माँ बाप की सेवा दिखाई गई है। बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके, और परमात्मा इसी तरह आपको ऊंचाइयों पर दिन प्रतिदिन आपको तरक्की देता रहे, और बहुत जल्दी हम आपको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखना चाहेंगे। तो यही बता दो अगली डेट ब्रांड एम्बेसडर की कब है? दिसंबर 2031। दिसंबर 2031 में दोस्तों हम मिलेंगे विकास जी को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो जैसा कि आज हमने विकास सर को सुना, उनकी जर्नी को समझा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत जानने को और सीखने को और समझने को मिलेगा, और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी, और इंस्पायर्ड भी आप होंगे एक से व्यक्ति की जर्नी से जो एक बार टूट चुका था, 1 साल बिजनेस को छोड़ चुका था, और 1 साल बाद आने के कुछ ही सालों में इतना बड़ा रैंक, एम्बेसडर जैसा रैंक उन्होंने हासिल किया। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी हस्ती के साथ, एक पर्सनैलिटी के साथ, जिनकी जर्नी को जानेंगे, सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप सभी लोग देखते रहिए लीडिंग लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।